अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो 10th क्लास की इंग्लिश की बुक है, इसका जो यूनिट 8 है, एक्चुअली ये पोएम है ब्लू। इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पैराफ्रेजिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन, ग्लॉसरी और समरी, सेंट्रल आइडिया वगैरह, एसएलओस, ये सब डिस्कस आउट किए थे। तो एक्सरसाइज की जो वीडियो है उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टार्टिंग में जो पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट इमोशंस और थीम्स डू यू थिंक माइट बी प्रेजेंट इन अ पोएम टाइटल ब्लू। तो आपके ख्याल में ये जो ब्लू के उन्वान है ना, ये टाइटल, इस नज़म में कौन से जज्बात या मौज़ूआत मौजूद हो सकते हैं। द पोएम माइट एक्सप्रेस इमोशंस लाइक सैडनेस, लव और कामनेस। तो ये जो पोएम है, नज़म, इसमें उदासी, मोहब्बत या सुकून जैसे जज्बात बयान किए जा सकते हैं। ब्लू ऑफन रिप्रेजेंट्स डीप फीलिंग्स एंड क्वाइट रिफ्लेक्शन। तो नीला रंग अक्सर गहरे जज्बात और खामोश सोच की अलामत होता है। सो द पोएम में फोकस ऑन इमोशनल कनेक्शंस, लिहाजा नज़म जो है ये जज्बाती ताल्लुकात पर जोर दे सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द टाइटल एंड ऑथर, व्हाट डू यू एंटिसिपेट द पोएम माइट बी अबाउट। उन्वान और मुसन्निफ के नाम की बुनियाद पर आपके ख्याल में नज़म किस बारे में हो सकती है। द टाइटल सजेस्ट द पोएम कुड बी अबाउट द मीनिंग बिहाइंड द कलर ब्लू। उन्वान से लगता है ना कि ये जो नज़म है ये नीले रंग के मफहूम के बारे में हो सकती है। इट में शेयर अ पर्सनल स्टोरी फुल ऑफ इमोशन। ये नज़म एक जज्बात से ना भरपूर ज़ाती कहानी बयान कर सकती है। द ऑथर माइट शो हाउ लव इज़ डीपर देन व्हाट वी सी। तो मुसन्निफ ये दिखा सकता है कि मोहब्बत देखने से ज़्यादा गहरी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द नरेटर्स पर्सपेक्टिव माइट इन्फ्लुएंस द पोएम। आपके ख्याल में ये जो नरेटर है ना, रावी, उसका नुक्ता नज़र नज़म को किस तरह मुतासिर कर सकता है। द नरेटर्स व्यू कैन मेक द पोएम फील पर्सनल एंड इमोशनल। तो ये जो रावी है उसका नुक्ता नज़र जो है वो नज़म को ज़ाती और जज्बाती बना सकता है। इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड द पोएम डीपली। तो ये कारी जो है ना, पढ़ने वाला रीडर जो है, उसको नज़म की गहराई से समझने में मदद देता है। हिज फीलिंग्स शेप द मीनिंग ऑफ द पोएम। उसके जज्बात नज़म के मतलब को ना तश्कील देने में, यानी उसको तश्कील देते हैं, उसको बनाते हैं। नेक्स्ट में जो वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस हैं, व्हाट डिटेल्स स्टैंड आउट टू यू इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। तो नज़म की इब्तदाई जो लाइन्स हैं उसमें कौन सी तफसीलात जो है नुमाया महसूस होती हैं। द ओपनिंग लाइन्स डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल विद लव एंड सॉफ्टनेस। तो इब्तदाई जो लाइन्स हैं उसमें जो बच्ची है उसकी पैदाइश को मोहब्बत और नरमी से बयान किया गया है। शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैविंग हर फादर्स आइज एंड हर मदर्स नोज। उससे वालिद की आंखों और वालदा की नाक के साथ दिखाया गया ना कि वो सिमिलर हैं, उसके उनके साथ मैचिंग है। द टोन इज़ जेंटल एंड जॉयफुल एट द स्टार्ट। तो इब्तदा में ना लहजा नर्म और खुशी भरा होता है। हाउ डज द टोन ऑफ पोएम चेंज व्हेन द डॉक्टर डिलीवर्स न्यूज़ अबाउट द चाइल्ड। तो जब डॉक्टर बच्ची के बारे में ना खबर देता है तो नज़म का लहजा कैसे बदल जाता है ना, उसका जो टोन है वो कैसे चेंज हो जाती है। द टोन शिफ्ट्स फ्राम जॉयफुल टू सीरियस एंड इमोशनल। तो लहजा जो है, ये टोन, ये खुशी से ना संजीदगी और जज्बात, इमोशनल, उसमें बदल जाती है। द डॉक्टर्स न्यूज़ अबाउट ब्लाइंडनेस ब्रिंग्स सैडनेस एंड कंसर्न। तो डॉक्टर की नाबीना होने की जो न्यूज़ थी ना, खबर, वो गम और फिक्र ले आई है। मोमेंट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द पोएम। तो यही वो लम्हा है ना जो इस पोएम में एक अहम मोड़ बन जाता है, टर्निंग पॉइंट बन जाता है। व्हाट इमोशंस डू यू थिंक द नरेटर एक्सपीरियंसेस एंड हाउ आर दे कन्वेड इन द पोएम। तो आपके ख्याल में जो नरेटर है, रावी, वो किन जज्बात से गुजरता है और ये नज़म कैसे ज़ाहिर होता है ना, और ये सब कुछ जो है। द नरेटर फील्स शॉक, सैडनेस एंड लेटर डिटर्मिनेशन। तो ये जो नरेटर है, रावी, उसको पहले सदमा होता है, गम होता है, और बाद में अज़म जो है, डिटर्मिनेशन, वो महसूस करता है। ही क्राइज, gets angry and then decided to support his daughter fully. वो रोता है, नाराज़ होता है और फिर बेटी का मुकम्मल साथ देने का फैसला करता है। These feelings are clearly shown
थ्रू हिज वर्ड्स एंड एक्शन। ये जज्बात ना इनके अल्फाज और अमल से ना वाजे होते हैं। What significance does the color blue seem to hold for the narrator and the child? ये जो नीला रंग है रावी जो नरेटर है और बच्ची के लिए ना क्या अहमियत रखता है? For the child, blue becomes a symbol of love and emotion. तो वो जो बच्ची है उसके लिए ना नीला रंग मोहब्बत और जज्बात की अलामत बन जाता है। The narrator sees it as a connection between them. तो रावी से अपनी और बेटी के दरमियान ताल्लुक समझता है। In the end, आखिर में blue means love felt with the heart, not just seen with eyes. तो आखिर में ये नीला रंग वो मोहब्बत बन जाता है जो दिल से महसूस की जाती है, सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती। नेक्स्ट में जो पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं, रिफ्लेक्ट ऑन द नरेटर्स जर्नी from the birth of the child to the moment she gains sight. How does this impact your understanding of the poem? तो उस बच्ची की पैदाइश से लेकर उसकी बीनाई हासिल करने के लम्हे तक ना नरेटर के सफ़र पर गौर करना है और इससे नज़म की समझ पर ना अंडरस्टैंडिंग पर क्या असर पड़ता है। The narrator's journey shows deep love, sacrifice and emotional strength. तो ये जो नरेटर है रावी, इसका सफ़र गहरी मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बाती ताकत को जाहिर करता है। From joy to sadness and finally to hope, his role never changes. तो खुशी से लेकर गम और फिर उम्मीद तक इसका किरदार कभी नहीं बदलता। It helps us understand that love gives meaning to everything, even color. तो हमें ये समझाता है ना कि मोहब्बत हर चीज़ को मानी देती है, यहाँ तक कि रंग को भी। Next your question है, consider the role of the color blue in the poem. How does it evolve throughout the narrative? तो नज़म में नीले रंग के किरदार पर गौर करना है, ये कहानी में ना किस तरह तब्दील होता है। At first, blue is just a color the child can't see. तो शुरू में ना नीला रंग एक ऐसा ही रंग है जो बच्ची नहीं देख सकती। Later it becomes a symbol of feelings, especially love. तो बाद में ना ये जज्बात ख़ास तौर पर मोहब्बत की अलामत बन जाता है। By the end, blue represents emotional vision from the heart. तो आखिर में नीला रंग दिल की बसीरत को जाहिर करता है। What do you think the poem is trying to convey about love and its connection to the color blue? आपके ख्याल में ना नज़म जो है मोहब्बत और नीले रंग के ताल्लुक़ के बारे में क्या पैगाम देना चाहती है? The poem shows that love is more than something we see. It is something we feel. तो नज़म बताती है मोहब्बत सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने वाली शय है। Blue becomes a way to express that deep love. तो नीला रंग उसी गहरी मोहब्बत को जाहिर करने का एक ज़रिया बन जाता है। It teaches that love can create understanding even without sight. तो ये सिखाती है कि मोहब्बत बगैर देखे भी समझ पैदा कर सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, how does the structure of the poem contribute to its overall impact? नज़म में ना ये जो इसका स्ट्रक्चर है, बनावट जो है, साख्त, उसके मजमूई असर में किस तरह मदद देती है? The poem uses short clear stanzas to show the emotional journey step by step. तो नज़र ना मुख्तसर और वाज़े जो इसमें ये बंद है stanzas में जज्बाती सफ़र को मरहला वार स्टेप बाय स्टेप दिखाती है। Each stanza adds the development of love and understanding. तो हर जो stanza है, बंद जो है, ये मोहब्बत और समझ बूझ में इजाफा करता है। This structure makes the message easy to feel and remember. ये साख्त जो है, स्ट्रक्चर जो है, पैगाम को महसूस करने और याद रखने में ना आसान बनाती है। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में जो रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, कमेंट ऑन द इनिशियल चैलेंज द नरेटर फेस्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद ना रावी जो नरेटर है उसको जो इब्तदाई चैलेंज दरपेश था उस पर तबसरा करना है। द इनिशियल चैलेंज वाज टू द न्यूज़ ऑफ चाइल्ड्स ब्लाइंडनेस. इब्तदाई चैलेंज बच्ची को न उसकी नाबीना होने की खबर थी। द नरेटर फेल्ट शॉक, सैडनेस एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर. तो नरेटर को सदमा, गम और मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था। दिस न्यूज़ वाज अनएक्सपेक्टेड एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट. ये खबर गैर मुतवक्की थी और इसे कबूल करना मुश्किल था। हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट टू ओवरकम द चैलेंजेस posed by the child being blind. तो रावी ने ना बच्ची के नाबीना होने से पैदा होने वाले चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश कैसे की? The narrator decided to become his daughter's eyes, guiding her through
लाइफ। तो नरेटर ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की आंखें बांध जाएगा और इसकी ज़िंदगी की रहनुमाई करेगा। He taught her everything he knew and tried to make her feel understood। तो उसने उसे जो कुछ भी सीखा था वो सिखाया और उसे महसूस कराया कि वो समझा रहा है। His determination and love became his way to support her fully। उसकी अज़म और मोहब्बत इसका जो तरीका था ना कि वो इसका मुकम्मल साथ दे सके। Discuss how the event marked a positive turning point in the narrators and the child's lives। तो उस वाक़े ने ना नरेटर यानी रावी और बच्ची की ज़िंदगियों में किस तरह एक मुस्बत मोड़ पैदा किया था। इवेंट ऑफ चाइल्ड रीगेनिंग साइट ब्रॉट होप एंड न्यू बिगिनिंग। तो बच्ची की पैदाई वापस आने का वाक़या उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आया। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज इट शोड दैट चैलेंजेस कैन बी ओवरकम विद लव एंड डिटर्मिनेशन। तो एक मोड़ था ना क्योंकि इसने दिखाया कि मोहब्बत और अज़म से चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। Both the narrator and the child experienced growth and understanding through his journey। इस सफ़र के ज़रिए रावी और बच्ची दोनों ने ना नशोनुमा और समझ बूझ का तजर्बा किया। How did the narrator use the color blue to symbolize something meaningful to the child। तो ये जो नरेटर है रावी उसने नीले रंग को बच्ची के लिए किस अहम चीज़ की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल किया। Blue became a symbol of love, emotion and deep connection for the child। नीला रंग बच्ची के लिए मोहब्बत, जज्बात और गहरे ताल्लुक़ की अलामत बन गया। The narrator used it to show that love can understood when without sight। तो रावी ने ना इसे इस बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया कि मोहब्बत को बगैर देखे भी समझा जा सकता है। In the end, the blue was tied to the idea of emotional vision from the heart। तो आखिर में नीला रंग दिल के से ना जज्बाती बसीरत के ख्याल से जुड़ा हुआ था। In what way did the child's perception of the color blue change over time। तो वक्त गुजरने के साथ बच्ची के नीले रंग के बारे में ना इदराक में किस तरह तब्दीली आई। Initially the child couldn't see the color blue so she had no perception of it। तो इब्तिदा में बच्ची नीला रंग नहीं देख सकती थी इसलिए इसके बारे में कोई इदराक नहीं था, कोई समझ बूझ नहीं थी। As she grew she learned about blue थ्रू इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने नीले रंग को जज्बाती समझ से ना सीखा। बाय द एंड ब्लू बिकेम अ सिंबल ऑफ लव दैट शी अंडरस्टूड थ्रू हर हार्ट। तो आखिर में नीला रंग मोहब्बत की अलामत बन गया जिसे उसने अपने दिल से समझा। एलैबोरेट द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोएम। दी गई नज़म की ना राइम स्कीम जो है उसकी वजाहत करनी है। द पोएम फॉलोज अ सिंपल राइम स्कीम प्राइमरली AABB। तो ये इसकी राइम स्कीम है मोस्टली। तो ईच पेयर ऑफ लाइन राइम्स मेकिंग इट ईजी टू फॉलो एंड रिमेंबर। तो हर दो लाइनों का ये जो काफिया है ना राइम जो है एक जैसा होता है जिससे नज़म को समझना होना और याद रखना ये आसान होता है। तो द कंसिस्टेंट राइम हेल्प्स एम्फसाइज द पोएम्स इमोशनल फ्लो। तो ये जो तसलसल के साथ ना जज्बाती बहाव को उजागर करता है ये जो राइम है। नेक्स्ट में लोकेट फ्रेजेस इन द पोएम। तो इसमें ना फ्रेजेस जो हैं पोएम में वो तलाश करनी है। तो यहाँ नीचे कुछ दी गई हैं। शी वॉज बोर्न पिंक एंड सॉफ्ट विद ऑल ऑफ हर टोज। वो गुलाबी और नरम पैदा हुई थी और इसकी तमाम उंगलियाँ थी ना। तो शी हैड माई आइज एंड हर मदर्स नोज। उसकी आंखें मेरी और नाक उसकी माँ की थी यानी उसकी मदर से मैच करती थी। द एंजल ऑफ माई लाइफ विद हेयर ऑफ ब्राउन। मेरी ज़िंदगी का फरिश्ता परी जैसे होती तो भूरे बालों के साथ। These phrases show the emotional connection between the narrator and the child। तो ये जुमले जो हैं सारे फ्रेजेस ये नरेटर और बच्ची के दरमियान जज्बाती ताल्लुक़ को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट में ये जो पोर्शन है कि ब्लैंक्स को फिल आउट करना है करेक्ट इडियम्स के साथ। I told my friend not to worry about the exam, it is just a piece of cake। तो यहाँ piece of cake लगाना है, यहाँ पे फिल आउट करके ना इन ब्लैंक्स को हाईलाइट कर दिया गया है। After all, he's been studying diligently। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इम्तहान की फ़िक्र ना करी, ये तो आसान काम है, आखिर वो मेहनत से पढ़ रहा है। After the intense practice sessions, the basketball team is confident they will come out on top। Winning the championship is not a walk in the park। तो सख्त मश्क के बाद ना मेहनत के बाद बास्केटबॉल टीम पूरा उम्मीद है कि वो कामयाब होगी। चैम्पियनशिप जीतना कोई आसान काम नहीं है। She was feeling under the weather, but her friends encouraged her
attend the party. Surprisingly, she had a whale of a time. तो वो तबीयत की ख़राबी महसूस कर रही थी, लेकिन दोस्तों ने पार्टी में आने की मरहला वार ना आने की ना हौसला अफजाई की। हैरत अंगेज़ तौर पर ना उससे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। Despite the challenging project, the students pulled together and worked tirelessly. Their efforts paid off and the project was a runaway success. तो मुश्किल मंसूबे के बावजूद तलबा ने ना मिलकर मेहनत की और इसकी कोशिशें जो रंग लाईं और मंसूबा जो था ज़बरदस्त कामयाबी बन गया। Learning a new challenge can be double-edged sword. It opens up opportunities but also comes with its ups and downs. तो नई ज़ुबान सीखना एक दो धारी तलवार हो सकता है। ये मौक़े फराहम करती है, लेकिन साथ ही साथ अपने उतार चढ़ाव भी लाती है। नेक्स्ट में जो 6 वाला ये था ना ब्लैंक, इसमें सूटेबल जो वर्ड था ना वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू हिट द बुक्स इफ दे वांटेड टू एक्सेल in the upcoming exam. Success is not handed to you on a silver platter. तो सिल्वर प्लेटर जो है ये यहाँ पे मतलब नहीं है, ये जो गिवन थे ना ऑप्शंस, लेकिन अगर इनमें से लगाना चाहे तो शायद शॉर्टकट बेहतर हो सकता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। उस्ताद ने ना तलबा को मशवरा दिया कि कामयाबी के लिए मेहनत से पढ़ें। कामयाबी कलील रास्ते से ना हासिल नहीं होती, यानी शॉर्टकट से हासिल नहीं होती। द एक्टर टुक द क्रिटिसिज्म with a grain of salt and used it as a motivation to improve. Constructive feedback can be a valuable bitter pill to swallow. अदाकार ने ना तनकीद को मुस्बत अंदाज में लिया, उसे बेहतर बनने की तहरीक बनाया। तनकीदी राय एक कड़वी गोली हो सकती है जिसे निगलना ज़रूरी होता है। The class clown finally realized that cutting corners in his assignments was not the way to go. He understood that here's no shortcut to success. तो क्लास का शरारती तालिब इल्म आखिरकार समझ गया कि असाइनमेंट्स में शॉर्टकट लगाना दुरुस्त नहीं। उसने जाना कि कामयाबी का कोई कलील रास्ता जो होता है ना शॉर्टकट, वो नहीं होता। She decided to take matters into her own hands and resolve the issue independently. Sometimes you have to pull yourself up by your own bootstraps. तो उसने फैसला किया ना कि वो मसला खुद हल करेगी। कभी कभार आपको अपने ही वसाइल से ना खुद को संभालना पड़ता है। द न्यू स्टूडेंट फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द अनफेमिलियर स्कूल इन्वायरमेंट. इट टुक टाइम बट इवेंचुअली शी फाउंड हर फीट वेट. तो नए तालिब इल्म को ना नए स्कूल के माहौल में अजनबियत महसूस हुई, कुछ वक्त लगा, लेकिन आखिरकार उसने कदम जमाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज में फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक है, तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच आर स्पेशल वेज ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू मेक इट मोर एक्सप्रेसिव एंड मीनिंगफुल. तो फिगर ऑफ स्पीच जो है ज़ुबान को ज़्यादा मुअस्सर और बामानी बनाने के लिए ख़ास अंदाज है। तो दीज आर नॉट meant to be taken literally. तो इन जुमलों को ना लफ्ज़ी मानों में नहीं लिया जाता ना। दे हेल्प टू द राइटर क्रिएट एम्फसिस, इमोशन और ब्यूटी इन द राइटिंग. ये मुसन्निफ़ को ना तहरीर में ज़ोर, जज्बात या खूबसूरती पैदा करने में मदद देते हैं. व्हाट इज़ अ यूफिमिज़म? A euphemism is a soft or polite way to say something that might sound harsh or unpleasant. तो euphemism जो है किसी सख्त या नापसंदीदा बात को नरम या शाइस्ता अंदाज में कहने का तरीका है. तो एग्जाम्पल जो है, रेस्ट रूम इज़ अ यूफेमिज्म फॉर टॉयलेट. तो रेस्ट रूम जो है लफ्ज़, ये टॉयलेट के लिए ना एक नरम अंदाज है. राइटर्स यूज़ यूफेमिज्म टू अवॉइड ऑफेंडिंग समवन और टू कीप द टोन रिस्पेक्टफुल. मुसन्निफ़ीन ने यूफेमिज्म का इस्तेमाल किसी को नाराज़ करने से बचने या मुअद्दबाना लहजा बरकरार रखने के लिए करते हैं. व्हाट इज़ एन ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन क्या होता है ना, एन ऑक्सीमोरॉन इज़ व्हेन टू ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर. तो जब दो मुतज़ाद ना जो ऑपोजिट अल्फाज हैं एक दूसरे के खिलाफ इकट्ठे इस्तेमाल किया जाए. इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और डीप मीनिंग. तो इससे ना एक ख़ास या गहरा मतलब पैदा होता है. इसकी जो एग्जाम्पल है, कोल्ड फायर, वेयर कोल्ड एंड फायर आर ऑपोजिट ना, यानी ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरॉन इन लिटरेचर, इसको लिटरेचर में जो इसका इस्तेमाल है. विलियम शेक्सपियर यूज्ड ऑक्सीमोरॉन टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. तो विलियम शेक्सपियर ने शदीद जज्बात के इजहार के लिए ना ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल किया. इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो शोज
हाउ लव एंड हेट एग्जिस्ट टुगेदर। तो रोमियो और जूलियट में रोमियो जाहिर करता है ना कि मोहब्बत और नफ़रत एक साथ मौजूद हो सकते हैं। लुक एट दिस एक्सेप्ट वेयर रोमियो यूजेस मैनी ऑक्सीमोरन। तो इस इक्तबास को देखें ना जहाँ रोमियो ने कई ऑक्सीमोरन इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो है ये इक्तबास रोमियो जूलियट जो है उससे लिया गया है। यहाँ पे कुछ इसके जो सेंटेंसेस हैं वो लिखे हुए हैं। तो एक्टिविटी है यहाँ इंटरप्रेट फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें यूफेमिज्म और ऑक्सीमोरन जो हैं वो इस नीचे वाले ना ये इक्तबास में दिए गए हैं। तो इनकी वजाहत और इनके किरदार का तज्जिया करना है। इन द एक्सेप्ट ऑक्सीमोरन्स लाइक ब्राउलिंग लव, लविंग हेट एंड कोल्ड फायर आर यूज। तो इसमें ना ऑक्सीमोरन जैसे ये वाले अल्फाज यूज़ हुए हैं। ब्राउलिंग लव ना यानी झगड़ती हुई मोहब्बत, लविंग हेट यानी मोहब्बत भरी नफरत, और कोल्ड फायर जो है यानी सर्द आग। तो दीज शो हाउ रोमियो फील्स कन्फ्यूज्ड एंड हर्ट अबाउट लव। तो ये जाहिर करते हैं ना कि रोमियो मोहब्बत के बारे में ना उलझन और तकलीफ में है। ही फील्स बोथ जॉय एंड पेन एट द सेम टाइम। वो एक ही वक्त में ना खुशी और गम महसूस करता है। द ऑक्सीमोरन हेल्प अस अंडरस्टैंड हिज डीप इमोशनल स्ट्रगल। ऑक्सीमोरन हमें इसकी जज्बाती कशमकश को समझने में मदद देते हैं। दे मेक द पोएम मोर पावरफुल एंड एक्सप्रेसिव। तो ये नज़म को ना ज़्यादा मौसर और जज्बाती बनाते हैं। नेक्स्ट में जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं इसका जो पोर्शन है एक्सरसाइज में, ये पोएम दी गई है ना विलियम वर्ड्सवर्थ की टू द कुकू। तो बहुत प्यारी पोएम है, इसको भी थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, ओ ब्लाइथ न्यू कॉमर आई हैव हियर्ड। ए खुशबाश नए आने वाले मैंने तुझे सुना। आई हियर दी एंड रिजॉइस। मैंने अब भी तुझे सुनता हूँ और खुश होता हूँ। ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड। ए कोयल क्या मैं तुझे परिंदा कहूँ। और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस या सिर्फ एक भटकती हुई आवाज़। तो इसमें ना ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, फिर पोइटिक डिवाइसेस हैं, राइम स्कीम और एक्सप्लेनेशन, SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है इस स्टेंजा से रिलेटेड, तो ये भी यहाँ पे नीचे जो है ये गिवन है। इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। इसी तरह जो इसका सेकंड स्टेंजा है, वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, था टू फोल्ड शाउट आई हियर, मैंने तेरी दोहरी आवाज़ ना सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, ये आवाज़ पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाती महसूस होती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, एक ही वक्त में ना दूर भी है और करीब भी। ये जो सेकंड इसका स्टेंजा है ना, तो इसके भी वर्ड मीनिंग, पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम वगैरह, उसके अलावा पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन, SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है ये भी नेक्स्ट पे दिए हुए हैं। यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर जो थर्ड इसका स्टेंजा है, दो बैबलिंग ओनली टू द वैली, अगरचे वो सिर्फ वादी से ना सरगोशी करती है। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, जो सूरज की रोशनी और फूलों से भरी है। दो ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, तो मेरे लिए ने कहानी लाती है। ऑफ विजनरी हॉर्स, जो ख्वाबनाक लम्हों की है। ये वाला जो स्टेंजा है इसे रिलेटेड वर्ड मीनिंग, पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम वगैरह, पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ जो SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ गिवन हैं। आप यहाँ से उनको नोट डाउन कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपको ना ये ज़रूरत है तो। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो स्टेंजा है, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, 3 बार खुश आमदेद बहार की प्यारी। इवन येट आर्ट टू मी, अब भी तो मेरे लिए है। नो बट एन इनविजिबल थिंग, कोई परिंदा नहीं बल्कि एक नज़र ना आने वाली चीज़। अ वॉइस अ मिस्ट्री, एक आवाज़ एक राज। इस स्टेंजा से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग और पोइटिक डिवाइसेस वगैरह हैं, राइम स्कीम, पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन और SLO बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी यहाँ गिवन है। आप इनको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है। नेक्स्ट जो इसी का स्टेंजा है, द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज, ये वही है ना जिसमें अपने बचपन के दिनों में आई लिसन टू दैट क्राई, सुना करता था वो आवाज़, विच मेड मी लुक 1000 वेज,
जिसने मुझे हज़ारों तरफ देखने पर मजबूर किया। इन बुश एंड ट्री एंड स्काई, झाड़ियों में, दरख्तों में और आसमान में। ये वाला जो स्टेंजा है इसके वर्ड मीनिंग, पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, पैराफ्रेजिंग, ये सब कुछ जो है SLO बेस्ड क्वेश्चंस ये नेक्स्ट में दिए गए हैं। आप यहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, द सीक दी डिड आई ऑफन रोव, तुझे तलाश करने के लिए मैंने अक्सर घूमा करता था ना। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों और हरी घास पर। एंड दो वर स्टिल अ होप अ लव, और तो हमेशा एक उम्मीद, एक मोहब्बत रही। स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, हमेशा ख्वाहिश की जाती मगर कभी देखी ना गई। इस सेंसे का भी जो सोल्यूशन है, वर्ड मीनिंग, पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन और SLO बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी नेक्स्ट में गिवन है। यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और मैं अब भी तुझे सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लान, मैदान में लेट सकता हूँ। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट, और सुनता रहूँ यहाँ तक कि मैं दोबारा पा लूँ। द गोल्डन टाइम अगेन, वो सुनहरी वक्त दोबारा। तो इसकी जो वर्ड मीनिंग है, पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम और पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन, SLO बेस्ड क्वेश्चन, ये सब यहाँ पे नीचे साथ इसके नेक्स्ट पे गिवन है। इनको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेंजा है, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस, तो है बाबरकत परिंदे, ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं। अगेन अपीयर टू बी, फिर से यूँ लगती है। एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, जैसे कोई गैर हकीकी परियों जैसी जगह। दैट इज़ फिट होम फॉर दी, जो तेरे रहने के लायक है। इसका जो सोल्यूशन है ना, वर्ड मीनिंग वगैरह, पोएटिक डिवाइसेस और पैराफ्रेजिंग, SLO बेस्ड क्वेश्चन, वो भी नेक्स्ट पे गिवन है। आप इनको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको प्रिपरेशन के लिए समरी की ज़रूरत है, वो भी नेक्स्ट पे गिवन है। सेंट्रल आइडिया भी है, थीम भी है। तो इनमें से जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है वो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज है, इसमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस यानी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में टॉपिक है। यूजिंग अ वेराइटी ऑफ सेंटेंस टाइप आल्सो मेक्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग रीडिंग, मुख्तलिफ इक़साम के जुमले इस्तेमाल करने से ना मुताला ज़्यादा दिलचस्प बन जाता है। क्लॉज जो है, अ क्लॉज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर। क्लॉज जो है ये ग्रामर का बुनियादी हिस्सा होता है। इट यूजुअली कंटेन्स ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, तो इसमें आमतौर पर एक फ़ाइल और एक फेल होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट होता है और दूसरा वर्ब। इसकी जो एग्जांपल है ना, जैसे सारा स्माइल, तो सारा जो है सब्जेक्ट है और स्माइल जो है ये वर्ब है, कि सारा जो है वो मुस्कुराई। जैसे जहाँ डजंट फील वेल, जहाँ जो है ठीक महसूस नहीं कर रहा, तो इसमें जहाँ सब्जेक्ट है, डजंट फील जो है ये वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, सादा जुमले आप इनको कह सकते हैं ना। सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो एक सादा जुमले में ना सिर्फ एक मुकम्मल यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कोई जो सब ऑर्डिनेट यानी जो ताबे चीज़ है ना जुमला, वो नहीं होता। जैसे एग्जांपल है ना, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर डिसअपीयरिंग, जो अमेरिका के कदीम जंगलात हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। सिटीजन्स मस्ट एक्ट, शहरियों को अमल करना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस जो है इनको मुरक्कब जुमले कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लाइक एंड बट, और जैसे लाइक, बट और के थ्रू ना दो जुमलों को आपस में जोड़ा होता है। तो ये वाले जो जुमले हैं ये बाहमी रब्त जैसे होते हैं ना, अल्फाज जैसे उर्दू में जैसे और मगर वगैरह के अल्फाज लगा के ना उनको जोड़ा जाता है ना जुमलों को, ताकि दोनों जो ख्यालात हैं ना, दोनों जो बातें हैं वो आपस में जुड़ सकें। एग्जाम्पल जैसे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग एंड सिटीजन्स मस्ट एक्ट, यानी कदीम जंगलात ख़त्म हो रहे हैं और शहरियों को अमल करना चाहिए। तो इसके दरमियान में एंड यूज़ करके इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो जामे जो जुमले हैं ना ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक से ज़्यादा इसमें सब ऑर्डिनेट होते हैं। जैसे बिकॉज ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग सिटीजन्स मस्ट एक्ट नाउ, चूँकि कदीम जंगलात ख़त्म हो रहे हैं ना इसलिए शहरियों को फ़ौरन अमल करना चाहिए। फॉरेस्ट्स दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आर इन डेंजर, यानी जैसे जंगलात जो हज़ारों सालों से मौजूद हैं ख़तरे में हैं। फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं, दिस कंबाइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज
एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसमें दो या ज़्यादा जो होती हैं ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और कम अज़ कम इसमें एक ना सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। द फॉरेस्ट्स दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स आर इन डेंजर एंड सिटीजन्स मस्ट टेक एक्शन। जंगलात जो हज़ारों सालों से मौजूद हैं ख़तरे में है और शहरियों को अमल करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, मेक यूज़ ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज इन राइटिंग, कि इनको ना तमाम इकसाम के जुमलों को तहरीर में इस्तेमाल करना है। अवॉइड यूजिंग ओनली सिंपल सेंटेंसेज और ओनली कॉम्प्लेक्स वंस। तो सिर्फ सादा या सिर्फ ये जो जामे जुमले होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, इनके इस्तेमाल से परहेज़ करना है कि सिर्फ एक ही टाइप के जुमले नहीं लिखने। स्टार्ट विद अ सिंपल सेंटेंस एंड देन वेरी विद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वंस। तो सादा जुमले से आगाज़ करना है, फिर जो है ना कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ बढ़ना है। दिस एड्स स्ट्रेंथ एंड वेराइटी टू योर राइटिंग। तो इससे ना आपकी जो तहरीर है, राइटिंग जो है वो ज़्यादा मुअस्सर होगी, वो ज़्यादा वसी होगी ना, मुतनव्वी होगी। तो यहाँ पे नीचे एक एक्टिविटी दी हुई थी, आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि इनमें से बताना है कि कौन कौन सी टाइप के हैं ये सेंटेंसेस। जैसे ये पैसेज जिसमें था ना, बिकॉज अमेरिका सेम टू प्रोवाइड limitless natural resources until the second half of this century we spent them freely। तो चूँकि अमेरिका लामहदूद कुदरती वसाइल फराम करता नज़र आता था, इसलिए हमने इस सदी के दूसरे निसफ तक इन्हें आज़ादी से खर्च किया। तो ये जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है ना, बिकॉज अमेरिका सीम्ड, प्लस इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वी स्पेंट देम फ्रीली। नेक्स्ट में जैसे ना वी माइंड फॉर मिनरल्स, diverted rivers and cut down trees, many of which had been growing for thousands of years before the first settlers arrived। तो हमने मादनियात निकाली है, दरियाओं का रुख मोड़ा, दरख्तों को काटा जिससे कई हज़ारों साल से ना उग रहे थे जो दरख्त, तो उससे कबल इसके पहले आबादकार आए ना। तो ये जो है ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें मल्टी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और रिलेटिव जो क्लॉज मैनी ऑफ विच। ये तो इसके नेक्स्ट में ना ओवर द ईयर्स अमेरिकाज वाइल्डरनेस हैज़ गिवन वे टू प्रॉस्पेरियस सिटीज़ एंड स्काईस्क्रैपर्स हैव रिप्लेस्ड जाइंट ओल्ड ट्रीज। तो सालों के दौरान ना अमेरिका के जंगलात ने खुशहाल शहरों को जगह दी और फलक बोस इमारतों ने ना बड़े पुराने दरख्तों की जगह ले ली। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय एंड ना, उनको एंड से जोड़ा गया है। तो अमेरिका हैज़ सक्सीडेड, अमेरिका कामयाब हो चुका है। तो ये सिंपल सेंटेंस है 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। बट नाउ वी आर पेइंग द प्राइस, लेकिन अब हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। ये भी सिंपल सेंटेंस है 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। उसके बाद एक्टिविटी है जो एक्सरसाइज में, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अंडरलाइन डिपेंडेंट क्लॉज, कि इसमें ना डिपेंडेंट जो जुमले आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको। तो यहाँ उसको ना ब्रैकेट्स के थ्रू ना ज़ाहिर करके हाईलाइट किया गया है उनको। यहाँ पे जैसे ए है ना, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स पे ना इनको हाईलाइट करके दिखाया गया है। व्हेन माय फादर कॉल्ड फ्रॉम पाकिस्तान मदर थ्रू डाउन द निटिंग एंड हरीड टू आंसर द फ़ोन। तो जब मेरे वालिद पाकिस्तान से फ़ोन किया उन्होंने, तो माँ ने ना सिलाई नीचे फेंकी और जल्दी से फ़ोन उठाने के लिए दौड़ी। तो ये जो है एडवर्बल क्लॉज है, इट टेल्स व्हेन द एक्शन हैपेंड, तो ये बताता है ना कि अमल कब हुआ। नेक्स्ट में जैसे द प्रोम, तो यहाँ पे विच इज़ यूजुअली हेल्ड इन मई वाज डिलेड बाय द लेट स्नो स्टॉर्म। तो ये जो प्रोम था ना, जो आमतौर पर मई से में मुनक्कद होता है, ताख़ीर का शिकार हो गया क्योंकि बर्फ़ानी तूफ़ान देर से आया। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इट डिस्क्राइब्स द नाउन प्रोम। तो ये एक ना सिफती जुमला है, ये प्रोम इसम की ना वजाहत करता है। Whoever adjusted my seat must have been tall। तो जिसने किसी ने भी ना मेरी नशिस्त को एडजस्ट किया वो यकीनन लंबा रहा होगा। तो यहाँ पे ना ये नाउन क्लॉज है, इट फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जुमले का फाइल ना यानी सब्जेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी ट्रू और फॉल्स ऑल द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें बताना है ना दुरुस्त या गलत, क्या ये तमाम जो जुमले हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इसमें ना जैसे शेरी स्माइल्ड, शेरी जो थी वो मुस्कुराई, तो ये ट्रू है इंडिपेंडेंट क्लॉज ना। तो ये एक मतलब मुकम्मल ना ख्याल है जिसमें फ़ाइल और मफ़ूल जो फ़ेल है दोनों वो मौजूद है। द रशियन impressionist collection with all their dramatic colors and themes
तो रूसी जो तासराती फ़नकारों का मजमूना उनकी तमाम ड्रामाई रंगों और मौज़ूआत के साथ, तो ये फ़ाल्स है ना, ये मुकम्मल जुमला नहीं है क्योंकि इसमें ना कोई वर्ब मौजूद नहीं है। नेक्स्ट में ना टू हैव बीन लव्ड इज़ टू हैव नोन जॉय एंड पेन। तो मोहब्बत किया जाना खुशी और दुख को जानने के बराबर है, ये ट्रू है। ये एक मुकम्मल जुमला है ना क्योंकि इसमें ये जो वर्ब है और सब्जेक्ट वगैरह ये मौजूद है। नेक्स्ट में जो एक्टिविटी है अंडरलाइन द कंप्लीट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ना ये जुमले हैं इनको मुकम्मल सब्जेक्ट को ना नुमाया करना है। तो यहाँ पे इनको ब्रैकेट में कर दिया गया है। माई कज़न एंडी अ शाय मैन was given the chance to make a public speech last summer। तो मेरा कज़न जो है एंडी, एक शर्मीला आदमी को पिछली गर्मियों में ना अवामी तकरीर करने का मौका दिया गया। तो यहाँ पे ये जो माई कज़न एंडी अ शाय मैन जो है तो इसको हाईलाइट किया गया है। इसी तरह ये जो द ऑफिस विल बी क्लोज्ड ऑन थर्सडे, यानी दफ्तर जो है जुमेरात को बंद होगा। फिर यू गेट रेडी, तुम तैयार हो जाओ। तो ये इम्प्लाइड ना सब्जेक्ट है, यहाँ ना फ़ाइल के तौर पे तो नहीं लिखा गया लेकिन इससे मुराद तुम है ना जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में जो एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेस एज कम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो नीचे दिए गए जुमलों को ना कम्प्लेक्स या कंपाउंड के तौर पे बताना है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि कौन से जुमले जो हैं वो कंपाउंड है। इनको हमने ऊपर इनकी डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की थी, कंपाउंड की भी कम्प्लेक्स की भी। तो यहाँ पे ना इनके सामने जो है इनकी ऑप्शंस को मेंशन कर दिया गया है कि कौन से जो जुमले हैं वो कंपाउंड है और कौन से जुमले जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं। आप यहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इनकी डेफिनेशंस को भी देखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में ना बेहतरी आ जाएगी। तो नेक्स्ट में जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, तो रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन। तो सारा गेव जो लिखा है ना, साराज बुक टू सारा, यानी सारा ने सारा की किताब सारा को दी। तो यहाँ पे ना शी गेव हर बुक टू हर, यानी उसने अपनी किताब उससे दी। तो यहाँ पे सारों को रिप्लेस करके लिखा गया है ना नीचे। तो इसी तरह नेक्स्ट में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज। द कैट ग्रूम्ड इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद को साफ किया ना, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चेंज द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। द पर्सन इज टॉकिंग डैश इज माई फ्रेंड। तो यहाँ हु इज टॉकिंग विद माई फ्रेंड, यानी जो बात कर रहा है वो मेरा दोस्त है। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ डैश ऑफ द स्टूडेंट्स पास द रेस्ट। तो यहाँ सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है पास द टेस्ट, तो कुछ तलबा ने टेस्ट पास किया। चूज द अप्रोप्रिएट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ना आई प्रेफर दिस स्वेटर, ना मुझे ये स्वेटर पसंद है। तो यहाँ पे इनको ब्लैंक को ना हाईलाइट कर दिया गया है, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ना द चिल्ड्रन वॉश्ड देमसेल्व्स बिफोर डिनर, बच्चों ने ना खाने से पहले खुद को धोया। चेक द सेंटेंस यूजिंग एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। शी वेंट टू द स्टोर डैश डिड शी बाय। तो व्हाट डिड शी बाय, उसने क्या खरीदा। फिर कन्वर्ट द सेंटेंस यूजिंग अ पोजेसिव प्रोनाउन। द कार बिलोंग्स टू जॉन, इट इज़ डैश। तो इट इज़ हिज, तो ये उसकी है। रिप्लेस द नाउन विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट डैश डिजर्व्ड इट। तो उस्ताद ने तालिब इल्म की तारीफ़ की, उसने ये सराहा ना, ही और शी डिजर्व्ड इट। तो ही और शी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स जेंडर ना। तो सेलेक्ट द करेक्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो जैनी एंड मैरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे नोन ईच अदर वेरी वेल। ये जो जैन और मैरी है ना, ये बेहतरीन दोस्तें हैं, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो इधर ईच अदर जो है ये यूज़ करें। फिर प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, ये बी पार्ट जो है। तो इसमें ना आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। द डैश चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ लाफिंग लगाना है। चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। द केक वाज डैश परफेक्टली, तो बेक्ड लगाना है इसमें। रिप्लेस द एडजेक्टिव विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। द ब्रीज फेल्ट डैश अगेंस्ट माई फेस, हवा मेरे चेहरे से ना सुकून बख्श महसूस होती है। तो यहाँ सूदिंग लिखाना है। तो आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल। द ट्रेयर वाज डैश बाय द पायरेट्स, खजाना कजाकों के ज़रिए ना दफन किया गया, इसमें बरीड लगाना है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल। द डोर वाज लेफ्ट डैश, तो यहाँ ओपन लगाना है, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया था। चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रेजेंट पार्टिसिपल। द डैश फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन।
तो यहाँ ग्लोइंग लगाना है, चमकते हुए फूल बाग में खिले। रिप्लेस द एडजेक्टिव विद द पास्ट पार्टिसिपल। तो इधर ना द स्टोरी इज़ डैश एंड कैपिटिवेटिंग, यहाँ रिटर्न लिखाना है, तहरीर करदा और दिलकश कहानी है। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल, द डैश डॉग चेज्ड इट्स टेल। तो यहाँ पे पार्किंग लगाना है, भौंकता हुआ ना कुत्ता अपनी दुम के पीछे भागा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल, द लेटर वॉज डैश एंड सेंट। इसमें रिटर्न लगाना है, खत को लिखा गया और भेज दिया गया। चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, द बिल्डिंग वॉज डैश ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो यहाँ डैमेज लगाना है ना, जल्जले के दौरान इमारत को नुकसान पहुँचा। नेक्स्ट में ये जेरेंट फ्रेज है जो इंग वाली होती है ना, ING वाली। तो यहाँ पे जैसे पहली वाली है तो इसमें स्विमिंग इन द ओशन ये लगाना है। सेकंड वाली जो है इसमें रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स ये लगाना है। थर्ड में ना जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग स्पेस। नेक्स्ट में ना लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट में इनडेफिनेट फ्रेज का जो पोर्शन है, यानी जिसमें 2+ वर्ब होता है ना, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें टू बिकम अ पायलट, पायलट बनना इसकी ख्वाहिश है ना, जैसे एम्बिशन है। उसके बाद जो है उसमें टू विजिट मारी दिस विंटर ये लगाना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है टू पोस्टपोन वाज द डिसीजन, यानी मुलतवी करना ही फैसला था। उसके नेक्स्ट में ना टू पेंट लैंडस्केप, इसे मुनाज़िर कुदरती ना पेंट करना पसंद है। उसके बाद जो है ना प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो इसमें कंप्लीट करना है सेंटेंस विद द प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें टू द बीच, सेकंड वाले में ऑन द बोर्ड, थर्ड वाले में बिहाइंड, फिर एट द स्टेशन, और नेक्स्ट वाले में ना इन द किचन, फिर अंडर, फिर ऑफ द डार्क और थ्रू द फॉरेस्ट, यानी वो जंगल के रास्ते चले। फिर उसके बाद ना अबव द फायर प्लेस, यानी तस्वीर जो है फायर प्लेस के ऊपर है। उसके बाद लास्ट में ना कंप्लीट द ब्लैंक्स विद जेरेंट, इन्फिनेटिव एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो इनके थ्रू ना यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल आउट कर दिया गया इस पैराग्राफ में, हाईलाइट भी कर दिया गया है। तो यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो लास्ट में जो क्वेश्चन था ना, लास्ट वाला जिसमें वो समरी वगैरह का बोला हुआ था ने, तो वो हमने जो पिछली वीडियो है ना रीडिंग, उसमें जो इस चैप्टर की ब्लू की जो जहाँ पे हमने पैराफ्रेजिंग, रीडिंग, ट्रांसलेशन वगैरह की थी, तो वहाँ पे हमने समरी, सेंट्रल आइडिया वगैरह डिस्कस आउट कर लिया था। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो जो है, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो जो है वो मिल सके। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपको अगर कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।